नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है नाभिक। इसमें दोस्तों हम लोग अपने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अपने 8वें लेक्चर के बारे में, मतलब लेक्चर 13.8 के बारे में। दोस्तों आज के सेशन का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है औसत आयु। देखिए हम ये समझेंगे कि औसत आयु क्या होती है, ठीक है, और फिर इसके लिए हमें एक डेरिवेशन भी करना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि औसत आयु की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम कोई रेडियो सक्रिय यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ लेते हैं, ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ में खासियत क्या होती है कि वो उसमें जितने भी नाभिक होते हैं वो सारे अस्थायी होते हैं, और ये अस्थायी नाभिक स्थायी नाभिक में परिवर्तित होने के लिए अपने भीतर से आवश्यकता अनुसार अल्फा, बीटा या गामा किरणों को निकालते हैं। ठीक है, और इसी गुण को हम लोग रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। खैर वो अलग की बात है। ठीक है, तो अभी देखिए मान लीजिए आपने किसी रेडियोधर्मी पदार्थ को लिया, ठीक है, और प्रारंभ में उस रेडियोधर्मी पदार्थ में बहुत ढेर सारे अस्थायी नाभिक थे। ठीक है, हमने मान लिया कितने नाभिक थे शुरुआत में अस्थायी नाभिकों की संख्या n0 थी। ठीक है, अच्छा अभी देखिए क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसमें से कई ऐसे अस्थायी नाभिक हैं जो विघटित होकर स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो चुके होंगे। ठीक है, और जो नाभिक बचे रह जाएंगे वो अपने अस्थायी रह जाएंगे। ठीक है, अभी इस चीज को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ में प्रारंभ में n0 अस्थायी नाभिक थे। ठीक है, जब हमने उसको जब वो विघटित होना प्रारंभ हुआ, ठीक है, जब वो विघटित होना प्रारंभ होगा तो उसमें से जो नाभिक विघटित हो चुके होंगे वो तो अस्थायी नाभिक बन गए हैं, बाकी जो बचे रह गए हैं वो अस्थायी हैं। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, वो ये है कि देखिए है तो आपके पास बहुत ढेर सारे अस्थायी नाभिक, लेकिन उन ढेर सारे अस्थायी नाभिकों में से कौन सा नाभिक पहले विघटित होकर स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा और कौन सा नाभिक एकदम लास्ट में विघटित होगा और तब वो स्थायित्व को प्राप्त करेगा, इस बात का प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, मतलब इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि ये पूरी घटना जो होती है वो रैंडमली होती है, तो इसके लिए हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है कि कौन सा नाभिक कब विघटित होगा और कब स्थायित्व को प्राप्त होगा। हो सकता है वो शुरुआत में ही विघटित हो जाए और स्थायित्व को प्राप्त कर ले, किसी दूसरे स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाए, या तो यह भी हो सकता है कि वो नाभिक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एकदम लास्ट में विघटित हो। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखिए जब तक कोई अस्थायी नाभिक विघटित नहीं होता है तब तक तो वो अस्थायी ही रहता है, लेकिन जहां उसका विघटन हुआ वो दूसरे नाभिक में बदल गया, ठीक है, और वो नाभिक खत्म हो गया, दूसरा एक स्थायी नाभिक बन गया। तो जब कोई अस्थायी नाभिक विघटित हो जाता है तब तो वो स्थायी नाभिक में बदल गया, लेकिन जब तक वो विघटित नहीं हुआ उतनी देर तक का जो समय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका आयु काल। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, जब तक कोई भी नाभिक विघटित नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तब तक उसको उतने समय को हम लोग बोलते हैं उसका आयु काल। ठीक है, जब तक कोई भी नाभिक विघटित नहीं होगा उसे हम लोग उसका आयु काल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अभी देखिए यहां पे हमने माना है कि इसमें ढेर सारे n0 नाभिक है। ठीक है, अब ढेर सारे नाभिक है, कोई जल्दी विघटित हो जाएगा तो उसका आयु काल कम होगा, कोई एकदम लास्ट में विघटित होगा तो उसका आयु काल बहुत ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ में अगर आप देखेंगे तो सभी नाभिकों का आयु काल अलग अलग होगा, और जब भी कहीं ऐसा होता है कि सबका मान अलग अलग होता है तो वहां पे हमें औसत मान लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी पूरे रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए, ठीक है, किसी पूरे रेडियो सक्रिय पदार्थ में जिसमें ढेर सारे नाभिक हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हमें हमेशा औसत आयु की गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ नाभिक शुरू में विघटित हो जा रहे हैं उनका आयु काल बहुत ही कम है, कुछ नाभिक एकदम लास्ट में विघटित हो रहे हैं उनका आयु काल बहुत ही ज्यादा है, तो किसी का आयु काल बहुत कम, किसी का आयु काल बहुत ज्यादा। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका औसत मान निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग उसकी औसत आयु कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम। अब देखिए हमने एवरेज लाइफ टाइम का एक फॉर्मूला होता है, जैसे एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों ने बैटिंग की, ठीक है,
तो अगर आपको टीम का औसत निकालना है तो क्या करेंगे, 10 खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आप ये देखेंगे कि 10 खिलाड़ियों ने मिलकर कुल कितने रन बनाए हैं और अपॉन में कुल खिलाड़ियों की संख्या, वही होता है यहां भी। ठीक है, औसत आयु को हम लोग टाउ से लिखते हैं। टाउ मतलब जैसे जे बनता है, इसको उल्टा जे बना दीजिए, ये टाउ होता है। ठीक है, पढ़ाई होगा आपने। तो टाउ का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सभी नाविकों का कुल आयु काल, नाविकों का कुल आयु काल अपॉन में कुल नाविकों की संख्या। ठीक है, अभी यहां पे क्या है, सभी नाविकों का कुल आयु काल अपॉन में कुल नाविकों की संख्या। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, मान लीजिए जब शुरुआत में जब t बराबर 0 था तो कुल अस्थायी नाविकों की संख्या कितनी थी, n0। शुरुआत में तो सारे नाविक अस्थायी नाविक थे। ठीक है, जब थोड़ा सा समय बीत गया, t बराबर t सेकंड पे, ठीक है, t बराबर t सेकंड पे क्या हुआ, हमने देखा कुछ नाविक जो है वो विघटित हो गए हैं, और जो नाविक विघटित हो जाएंगे वो तो स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे, बचे जो नाविक बचे रहेंगे वो आपके अस्थायी होंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया t बराबर t सेकंड बीत जाने के बाद उसमें कुल कितने अस्थायी नाविक बचे हैं, n बचे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा है कि जब t बराबर t के बाद थोड़ा सा समय और बीत गया है, t प्लस dt, ठीक है, थोड़ा सा समय और बीत गया है, तो आपके dn नाविक और विघटित हो गए हैं। ठीक है, dn विघटित हो गए तो कितने बचे, पहले n बचे थे, अब इस n में से भी dn जो है वो विघटित हो गए तो कितने बचेंगे, n माइनस dn बचेंगे। ठीक है, खैर वो अलग की बात है, लेकिन अब जरा इस तथ्य पे विचार करिएगा कि t से t प्लस dt समय अंतराल के बीच में dn नाभिक विघटित हो गए। इसका मतलब ये dn नाभिकों का आवर्तकाल कह रहा हूं, इन dn नाभिकों का जो dn नाभिक t से t प्लस dt समय अंतराल के बीच में विघटित हुए हैं, इन dn नाभिकों का आयु काल कितना होगा, t। ठीक है, तो अगर इसमें से हर एक नाभिक का आयु काल कितना होगा, dt। ठीक है, तो dn नाभिकों का आवर्तकाल कितना होगा, एक मिनट, सॉरी देखिए यहां पे एक चीज समझिएगा, ये नाभिक जो है वो t प्लस dt समयांतराल में विघटित हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इन सभी नाभिकों का जो आयु काल है वो t होगा, तो dn नाभिकों का जो विघटित हो गए इनका आयु काल कितना होगा, इनका आयु काल होगा t इंटू dn। ठीक है, क्योंकि ये dn नाभिक जो है वो t बराबर 0 से t बराबर t सेकंड तक तो वो जीवित थे, और जैसे ही t बराबर t सेकंड के समय आगे बढ़ा, जैसे ही समय t बराबर t सेकंड से आगे बढ़ा वो dn नाभिक विघटित हो गए। तो कोई भी अस्थायी नाभिक जब तक, जितनी देर तक वो टिका रहेगा वही उसका आयु काल होता है। तो ये dn नाभिक जो है वो t बराबर 0 से t बराबर t सेकंड तक ही तो जीवित रहे, तो उनका आयु काल कितना हो जाएगा, t इंटू dn। ठीक है, चलिए, तो सभी नाभिकों का कुल आयु काल कितना हो जाएगा, ये चीज देखना है, तो अब हम लोग को इसका समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, नाभिकों का कुल आयु काल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t इंटू dn। अब लिखेंगे पदार्थ के सभी नाभिकों का कुल आयु काल, कैसे निकालेंगे, t इंटू dn को मल्टीप्लाई किया, अब इसका इंटीग्रेशन करिए, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे भाई, शुरुआत में तो कितने नाभिक थे, n0 नाभिक थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा सारे नाभिक विघटित होने लगेंगे, तो बचे हुए अस्थायी नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n0। ठीक है, अच्छा अभी यहां पे समीकरण 1 में वैल्यूज रख दीजिए। ठीक है, देखिए टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सभी नाभिकों का कुल आयु काल, और पदार्थ के सभी नाभिकों का कुल आयु काल कितना आया है, यह आया है इंटीग्रल 0 टू n0 t dn। ठीक है, चलिए अपॉन में। ठीक है, अभी देखिए हमको करना क्या है, हमको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले तो यहां पे जान लीजिए कि जैसे जैसे समय बीतेगा, मतलब समय तो परिवर्तित हो रहा है, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, तो t तो वेरिएबल है, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे अस्थायी नाभिकों की संख्या भी चेंज होती रहेगी, इसका मतलब वो भी एक वेरिएबल है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आएगी कि ये इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें t भी क्या है, वेरिएबल है, और dn भी वेरिएबल है।
अब हमें एक काम करना है कि इन दोनों वेरिएबल को हटा के कोई एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, चाहे वो वेरिएबल t के टर्म्स में हो चाहे वो n के टर्म्स में हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रदरफोर्ड सोडी का नियम लगाइए। सोडी रदरफोर्ड नियम से क्या, कौन सा नियम है, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, यही होता है रदरफोर्ड सोडी का नियम, ठीक है। अभी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन करिए, दोनों पक्षों में अवकलन करिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dn इज इक्वल टू, यहां भी इसका समाकलन अवकलन करिए, n नॉट तो कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में लैम्डा और ये e की पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, यहां पे t के अलावा भी एक और वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए इसका दोबारा करेंगे तो माइनस का लैम्डा आएगा और यहां पे ये हो गया dt, ठीक है। अभी देखिए, अगर आप समीकरण 2 में dn की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे तो dn हट जाएगा और उसकी जगह पे dt आ जाएगा, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, ये टाउ इज इक्वल टू n नॉट इंटीग्रल और t अपनी जगह पे रहेगा और इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे, और यहां पे देखिए ये माइनस जो है वो यहां लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा n नॉट लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू डी टी, इतना हो गया भाई। अभी देखिए, पहले ये समाकलन जो है वो n के पदों में हो रहा था, इसलिए सीमाएं भी n के पदों में थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये समाकलन जो है वो t के पदों में हो रहा है, तो सीमाएं भी t के पदों में ही होगी, ठीक है। लिमिट को चेंज कैसे करेंगे, आइए देखिए, जब dn की सीमा 0 थी, जब dn की जगह पे 0 रखेंगे तो t बराबर कितना आएगा, ठीक है, सॉरी इसमें देखिए, जब आप n की जगह पे 0 रखेंगे तो t कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, 0 पॉइंट समथिंग इज 0 और ये हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। फिर इसके बाद जब n की जगह नॉट रखेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू 1, यानी कि माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लिमिट चेंज कर लिया, अभी क्या बचा है, बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी होगा, अभी हम इसको रफ करते हैं और यहां से इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं और यहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये माइनस साइन है, ये एक निश्चित समाकलन है, जिस समाकलन में सीमाएं होती हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा, वो निश्चित समाकलन होता है, ठीक है। अभी निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि अगर माइनस साइन है तो इस माइनस साइन को एडजस्ट कर सकते हैं और लिमिट को पलट दीजिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये लोअर लिमिट थी इंफिनिटी, तो वो हो गई 0 और ये लिमिट पलट गई, जो लोअर लिमिट थी वो अपर लिमिट बन गई, अपर लिमिट थी वो लोअर लिमिट बन गई। देखिए जो जो कांस्टेंट्स है उसको बाहर निकाल दीजिए, लैम्डा कांस्टेंट है, एन नॉट कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, क्या बचा, t बचा, e की पावर माइनस लैम्डा t बचा और dt बचा, डिवाइडेड बाय एन नॉट बचा, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा। और देखिए अभी ये जो समाकलन बचा है इसमें आप यहाँ पे खंडशः समाकलन का रूल लगा सकते हैं। खंडशः समाकलन में क्या होता है, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन किसी एक को सेकंड फंक्शन मानिए, ठीक है, और यहाँ पे dt के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए। उसका तरीका होता है, पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, केवल समाकलन किसका होता है, सेकंड फंक्शन का होता है, तो सेकंड फंक्शन का समाकलन करेंगे, ठीक है, और लिमिट लगाएंगे 0 टू इंफिनिटी, फिर बीच में लगता है माइनस लगा देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, पहले फंक्शन का अवकलन होता है, t के सापेक्ष अवकलन हो गया, दूसरे पक्ष का समाकलन होगा और फिर उसका फिर समाकलन होगा, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये लैम्डा अपनी जगह पे है, ठीक है। यहां पे आइए, जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, ठीक है। और यहां पे आप लिमिट रख दीजिए 0 टू इंफिनिटी, माइनस लगाइए, ये टी का समाकलन करिए, सॉरी टी का अवकलन करिए, टी के सापेक्ष कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से कितना आएगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन में माइनस लैम्डा, ठीक है, और ये dt है, और ये अभी केवल ये वाला समाकलन सॉल्व हुआ है, ये बड़ा वाला समाकलन जो बाहर है वो अभी बचा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेप्स और हैं, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू, यहां से देखिए लिमिट रखने से पहले थोड़ा सा यहां पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, टी जो है, सॉरी लैम्डा जो है वो तो बाहर हो जाएगा, तो लैम्डा बाहर निकल गया, कितना हुआ, माइनस का टी अपॉन लैम्डा, ठीक है, माइनस का टी अपॉन लैम्डा। अब यहां पे लिमिट रखिए, जब आप यहां लिमिट रखेंगे, एक बार अपर लिमिट ऊपर रखेंगे, कितना आएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी,
ठीक है, e की पावर माइनस इंफिनिटी, फिर माइनस लगाएंगे और लिखेंगे e की पावर माइनस, यहां पे अच्छा हाँ यहां पे एक चीज देखिएगा, जब आप e की पावर इंफिनिटी रखेंगे तो यहां माइनस इंफिनिटी बचेगा, तो कितना होगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, और ये होगा 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी यानी कि 0। तो जब अपर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे तो ये t की जगह 0 रखने से पूरा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहां से कितना आएगा, यहां से तो आपका 0 माइनस 0 आएगा, फिर माइनस लगाइए, अब जो कुछ भी आएगा वो इधर ही से आ सकता है, ठीक है। क्या करेंगे, ये माइनस इसके पास चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। और देखिए यहां पे समाकलन बचेगा 0 से इंफिनिटी, और कितना हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा t का समाकलन, ठीक है। अच्छा अभी इसको सॉल्व करते हैं, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो कोई कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। इसको देखिए e की पावर माइनस लैम्डा t डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, और समाकलन होगा 0 से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। अभी इसको हैंडल करिए, ठीक है। कितना आएगा, फिर से यहाँ पे माइनस निकला, और ध्यान रखिएगा ये एक लैम्डा था यहाँ पे ना, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये एक लैम्डा था जो बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से अपॉन में एक लैम्डा है, उसको हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ठीक है। इसको कट भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में कट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, केवल ये बचेगा। अभी यहाँ से एक माइनस का जो लैम्डा बचा है वो निकलेगा, माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अंदर क्या क्या बच रहा है, अब देखिए यहाँ पे लिमिट रखिए, ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा टी, और इसकी लिमिट हम लोग रखेंगे 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। चलिए माइनस 1 अपॉन लैम्डा, इसको सॉल्व करिए, जब एक बार रखेंगे तो माइनस इंफिनिटी बनेगा, फिर माइनस लगाएंगे e की पावर माइनस 0 बनेगा। इसको जरा सॉल्व करिए, देखिए ये e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, ये 0 हो गया, माइनस e की पावर माइनस 0 या e की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर देगा 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां से एक रिलेशन आया, ये रिलेशन टाउ में और लैम्डा में है। लैम्डा क्या है, हम लोग ने लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था, लैम्डा होता है क्षय स्थिरांक या विघटन स्थिरांक, ठीक है। तो ये जो संबंध आया है वो लैम्डा और टाउ में आया है। टाउ क्या है, औसत आयु, तो औसत आयु टाउ और क्षय स्थिरांक या विघटन स्थिरांक लैम्डा के बीच में यही संबंध होता है कि टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसे लास्ट वाले सेशन में हमने अर्ध आयु और क्षय स्थिरांक के बीच में एक संबंध निकाला था, आज हम लोग अर्ध आयु और औसत आयु के बीच में भी एक संबंध निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि अर्ध आयु देके आपसे औसत आयु पूछते हैं, या फिर औसत आयु देके अर्ध आयु पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव किया जाए जो औसत आयु टाउ को अर्ध आयु टी हाफ से जोड़ता हो, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं उसकी, ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं कि अर्ध आयु टी हाफ एवं क्षय स्थिरांक लैम्डा के मध्य निम्न संबंध होता है। अभी हमने लास्ट वाले सेशन में इसको प्रूफ किया था, टी हाफ इज इक्वल टू कितना होता है, 0.6932 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन लैम्डा, और ये 1 अपॉन लैम्डा क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन लैम्डा जो है वो टाउ बन जाएगा। अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि भाई 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर होता है, वो टाउ के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए ये कितना बन जाएगा, 0.6932 टाउ, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, टी हाफ की वैल्यू हो गई। अभी यहां समझिएगा टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.6932, ये हो जाएगा टी हाफ, और यहां से टाउ इज इक्वल टू कितना हुआ, 1.44 इंटू 10 ये टाउ इज इक्वल, हाँ कितना हो जाएगा, ये 1.44 इंटू टी हाफ, ठीक है। चलिए तो टाउ और टी हाफ के बीच में ये रिलेशन होता है कि टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ, यानी कि औसत आयु जो होती है वो अर्ध आयु की 1.44 गुना होती है, ठीक है। चलिए अभी दोस्तों ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने अगले टॉपिक को। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि इस संसार में हर एक जीव का अपना अपना काम होता है, चाहे वो जीव व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, ठीक है। अभी
अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी जीव अपना काम बहुत ही फुर्ती के साथ कर रहा है, बहुत स्पीड से कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो जीव एक्टिव है, क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, अगर मान लीजिए कोई भी जीव है अपना काम बहुत ही बेढंगे तरीके से कर रहा है, धीमे धीमे कर रहा है, सुस्ती के साथ कर रहा है, तो आप बोलेंगे वो बहुत ही लेजी है। ये भी सही है। अब इसी डेफिनेशन को लगाइए रेडियो सक्रिय पदार्थ के ऊपर। भाई रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का काम क्या होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ का काम होता है अपने भीतर से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का लगातार उत्सर्जन करे। ठीक है, बस बात खत्म। अब जब भी कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने भीतर से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करेगा तो यह देखना है कि वो कितनी तेजी से अपने भीतर से ये किरणों को निकाल रहा है। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ, कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ बहुत तेजी के साथ अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकाल रहा है, बहुत तेजी से विघटित हो रहा है, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि उसकी सक्रियता ज्यादा है। इसका जस्ट उल्टा, अगर कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ बहुत धीमे धीमे अपने भीतर से अल्फा, बीटा, गामा किरणों को निकालता है, तो हम कहेंगे वो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है? बहुत ही कम सक्रिय है। ठीक है, तो किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ की विघटन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता बोलते हैं। ठीक है, विघटन की दर को हम लोग dN/dt से प्रदर्शित करते हैं और आगे लगाएंगे माइनस साइन। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि जब या जैसे ही विघटन हो रहा होगा अस्थायी नाभिकों की संख्या घट रही होगी, क्योंकि विघटन का मतलब है अस्थायी नाभिक परिवर्तित हो चुका है स्थायी नाभिक में। जब विघटन हो गया है किसी नाभिक का तो वो अस्थायी नाभिक तो स्थायी नाभिक बन गया, अब वो अस्थायी कहां रहा? तो मैं बात कर रहा हूं अस्थायी नाभिकों की। तो जैसे जैसे विघटन अपने चरम पर होता है, जैसे जैसे विघटन होता रहता है, वैसे वैसे इसमें अस्थायी नाभिकों की संख्या घटने लगती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे माइनस साइन लगाया है। अब आर को ही बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता। चलिए अभी यहां पे हम एक काम करेंगे। आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है रदरफोर्ड और सोडी का नियम। ठीक है, सोडी रदरफोर्ड नियम से लगाइए जरा। सोडी रदरफोर्ड का नियम कहता है कि R इज इक्वल टू माइनस का d/dt ऑफ n। ठीक है, और n कितना होता है? n बराबर तो भाई n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी है। ठीक है, तो यहां पे रख दीजिए इसकी वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहां पे रख दिया आपने n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अभी देखिए क्या बनेगा, ये यहां से n नॉट तो कॉमन आ जाएगा, माइनस का n नॉट बाहर हो गया। अभी क्या करेंगे? d/dt ऑफ e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। कितना बनेगा ये हो गया r की वैल्यू देखिए ये हो जाएगा माइनस n नॉट, और जब आप इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? e की पावर माइनस लैम्डा टी आएगा, फिर लैम्डा टी का दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस लैम्डा आएगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? r इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनी? r इज इक्वल टू n नॉट लैम्डा इंटू e की पावर लैम्डा टी। ठीक है, अभी देखिएगा यहां से मैं लिखता हूं r इज इक्वल टू n नॉट लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अभी देखिए इसको हम लोग दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग। ठीक है, जैसे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू लैम्डा को बाहर कर दीजिए और ये क्या बन जाएगा? n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अच्छा यहां देखिए r इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं n नॉट और लैम्डा को साथ में लिख लीजिए और ये बन जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अच्छा अभी यहां से देखिए एक फॉर्मूला बनेगा, याद करिए और ध्यान दीजिए। ब्रैकेट में जो लिखा है n नॉट इंटू e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये क्या बन गया? ये तो n बन गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा n, r इज इक्वल टू लैम्डा n। पहला फॉर्मूला तो ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला यहां से निकलेगा। ठीक है, जैसे n बराबर n नॉट इंटू e की पावर लैम्डा टी होता है, वैसे हम लोग इसको r नॉट बोल दे रहे हैं, r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि r बराबर r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी वास्तव में क्या है, तो ये वास्तव में रदरफोर्ड सोडी का नियम ही है कि ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड सोडी के नियम से ही तो निकल कर आया है। देखिए r बराबर माइनस का dN/dt होता है, n बराबर n नॉट इंटू e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी रखा है। ये कहा, ये है क्या? ये रदरफोर्ड सोडी का नियम है। आपने रदरफोर्ड सोडी का नियम यूज करके r बराबर r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी प्रूफ किया है। तो ये क्या है? ये रदरफोर्ड सोडी का नियम ही है एक नए रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है?
कभी भी आपको किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता आर नॉट का मान देगा और पूछेगा कि अगर किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभ में उसके विघटन की दर, यानी प्रारंभ में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता R0 है तो T समय के बाद उसकी सक्रियता कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको यह बता दिया जाए कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में T समय के बाद शेष बचे अस्थायी नाभिकों की संख्या यानी N का मान दे दिया जाए और आपको लैम्डा का मान दे दिया जाए, तब R का मान पूछेगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, एक ही चीज है। ठीक है, ये दोनों ही रदरफोर्ड सोडी के नियम के दो अलग अलग रूप हैं, दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, लेकिन इसका यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये जानेंगे कि विघटन की दर, जिसे हम लोग सक्रियता भी बोलते हैं, इसको मापने का कोई मात्रक होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक भौतिक राशि का मात्रक होता है तो इनका भी अपना एक मात्रक होगा। आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या है। देखिए दोस्तों, रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता के वैसे कई मात्रक होते हैं। जैसे आपको पता है कि बल का मात्रक ही अगर हम देखें तो बल का एक मात्रक न्यूटन होता है और बल का दूसरा ही MKS मात्रक क्या होता है, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए, है ना। तो वैसे ही रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता के बहुत सारे मात्रक हैं। पहला मात्रक क्यूरी होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि एक क्यूरी, अगर हम देखना चाहें कि एक क्यूरी बराबर कितना होता है तो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 विघटन पर सेकेंड। इसको विघटन पर सेकेंड को हम लोग बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, इंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्यूरी हो गया रदरफोर्ड भी है और बैकेरेल भी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बैकेरेल की बात करते हैं। एक बैकेरेल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और इसका तीसरा मात्रक क्या होता है, इसका तीसरा मात्रक होता है रदरफोर्ड। तो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होता है 10 रेज़ टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अभी देखिए, हम लोग क्या करेंगे, आपस में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ये भी जान सकते हैं कि एक क्यूरी में कितने बैकेरेल या एक क्यूरी में कितने रदरफोर्ड। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। एक क्यूरी बराबर कितना होता है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मिलके क्या बन जाएगा, बैकेरेल। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे बैकेरेल, यानी कि एक क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकेरेल। ठीक है, अच्छा, ये तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी क्या करेंगे, इनके और इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो इनके बीच में भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग खैर क्यूरी से ही कनेक्ट करेंगे, इसे क्यूरी से जोड़िए और देखते हैं इसका रिलेशन क्या आता है। एक क्यूरी, हमें पता है कि एक क्यूरी बराबर कितना होता है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10। 10 की पावर 10 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे D/S लिख रहे हैं, मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, अब समझिएगा, हमने क्या किया, केवल 10 की पावर 10 को ब्रेक कर दिया 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 6 में। ठीक है, अब 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रदरफोर्ड। तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 4 रदरफोर्ड। ठीक है, ये करना है आपको। ठीक है, तो देखा आपने क्यूरी और बैकेरेल के बीच में कनेक्शन बना दिया और क्यूरी और रदरफोर्ड के बीच में भी आपने एक कनेक्शन बना लिया। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है और ये सेशन एंड होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।